आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरिफ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है और बेहुदा बात बोलने की भी आज़ादी है। कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं इन लोगों पर, मैं 1986 में बीजेपी में था जब मैंने ये सारे इश्यूज उठाए। मैं तो कांग्रेस में मंत्रिमंडल में था। मंत्रिमंडल में भी बहुत कम उम्र का वजीर था। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? बीजेपी के पास तो 2 सीटें थी तब। मैं बीजेपी का एजेंडा अगर लागू करने की कोशिश करूं तो क्या एजेंडा था उनका 1986 में? वो तो सिग्निफिकेंट भी नहीं था। तो मेरा रिकॉर्ड देखिए, खाता है इसको। अब मैं माइंड भी नहीं करता, जो जी चाहे कहा की। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का परचम लहरा देना और इस्लाम को इस तौर पे बदनाम करना, ये कहीं से तो आता होगा ना। यही मंत्रालय ने संसद में, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल में जो मदरसे चल रहे हैं वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और ऐसी ही एक बात बहुत अरसे से कही जाती रही है कि मदरसे दरअसल आतंक का अड्डा बन गए हैं। इस पर आपका टेक क्या है? नहीं, मैं आतंक का अड्डा तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप उसे देख लें। सुहेल अब्बास एक पाकिस्तानी हैं, पेरिस में ट्रेंड हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने 500 उन लोगों का जिनको अफ़गान सरकार ने गिरफ्तार किया था, पाकिस्तानी थे, और बात को उन्हें पाकिस्तानी सरकार को सौंपा। उनकी पूरी किताब है और ये पाकिस्तान में छपी है, हिंदुस्तान में भी नहीं छपी है। और सुहेल अब्बास ने उन 500 के 500 लोगों को हर एक को इंटरव्यू किया है और वो उनका कंक्लूजन ये है कि इसमें से 90% लोग डायरेक्ट देवबंदी मदरसों की प्रोडक्ट और 10% वो हैं जो उनके सिंपैथाइजर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन मेरा सवाल ये है आरिफ साहब कि क्या इस सियासत ने वाकई हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के खांचे में इतना गहरे तक काट दिया है कि अब वाकई वो खाई नजर आने लगी है? ये आज नहीं आया। ये तो 47 में इतना बड़ा पार्ट था कि लगता था, मैंने जब होश संभाला, मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ, मैंने जब होश संभाला है तो मुझे नहीं लगता था कि ये आसानी से ये पट पाएगा। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद स्थिति बहुत तेजी से सुधार की तरफ गई। 80 आते आते 77 में इमरजेंसी लगी, उसने स्थिति को और बेहतर बनाया। 80 आया, स्थिति और बेहतर। लेकिन फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन चला। जिस तरह तब 2 नेशन थ्योरी कहा गया था, इन्होंने आइडेंटिटी अलग बताई। फिर इस संस्था का औचित्य, और ये बनी हुई क्यों है संस्था अगर ये अपने ही समुदाय को खराब करने पर लगी हुई है तो? ये इसलिए बने हुए हैं और इसलिए चल रहे हैं कि आप कह रही हैं ये सबसे बड़ी संस्था है। यही तो वो सुनना चाहते हैं कि वो बड़ी संस्था है। राजनीतिक दल उनको पहचानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे वो अपने जाती फायदे किस चीज में है उसका एजेंडा चलाते हैं। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूं। 1986 जब तक सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इनको दिल्ली के मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था। मैंने बार बार कहा, आज कह रहा हूं आपसे, आइए चल, इनके पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके 2-3 लीडरों के नाम ले लीजिए जो बड़े लीडर हैं, और चलिए गांव में चलते हैं किसी में। अगर 100 लोगों में 5 लोग नाम से परिचित हों इनके, तो आप जो कहेंगे वो सजा में ले लूंगा। ये इनका लोगों से ताल्लुक नहीं है। इनका एक ही काम है, दिल्ली में घूम घूम कर राजनेताओं को ये बताना कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हें पूरी कम्युनिटी का वोट दिलवा देंगे। मत भूलिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, वो 10 साल तक चलने वाले उस आंदोलन का नतीजा था, जिसमें कहा गया कि हम इस देश में रहने वाले लोग एक राष्ट्र नहीं हैं, हम 2 राष्ट्र हैं।
अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस हैसियत में तो है नहीं कि हम 2 राष्ट्र हैं ये कह सके। अब वो कह रहा है 86 से हमारी 2 पहचानें हैं, एक हिंदुस्तानी पहचान है, एक हमारी पहचान है, हमारी पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम समुदाय में वो विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं है और अविश्वास की भी इंतहा है? क्या आपको ये लगता है, और अगर लगता है तो असल में क्यों? ये है कि मेरी सोच अलग है। मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में हमें चिंता करनी चाहिए कि नागरिक क्या सोचता है। मैं ये देखने को भी तैयार नहीं हूँ कि कौन समुदाय क्या सोचता है। सोचा करें। 150 साल से अंग्रेज ने हमें यही सिखाया था कि हमारी सोच, इस देश की सोच एक नहीं है, धर्म के नाम पे बटी हुई सोच है। मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं देखना भी नहीं चाहता अगर बटी हुई है तो। मैं तो उन लोगों की सोच समझना चाहता हूं कि जो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक के नाते क्या सोचते हैं।